जो आप इनलेट्स पे पैड लगा देते हैं। चले अगर आपका इस पे है एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, ये हम कहते हैं जुगाड़, स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं है तो फिर जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना है। बड़ा फैन चला रहे हैं वो भी जुगाड़ ही है, तभी फिलहाल डिस्टर्ब होते हैं। वो जुगाड़ भी है दुगाड़ भी है। हम सर एक समस्या कोर्स करवा लें सर, एक्स्ट्रा हम बेड को ठंड लगवा दें सर, उसकी डमी पूरी कर दें, बेड को ठंड लगवा दें। ये जो ये चक्कर है जो उसमें वाला ये सीरिया वाला, इससे हम बच जाएं। उसमें डॉक्टर साहब ये बात है कि आपका जो बर्ड है उसका थर्मो न्यूट्रल जोन तो है जी 16 से 22 या 18 से 22 भी कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर तक बर्ड इजीली रह सकता है सब्जेक्टेड टू एयर वेलोसिटी। एक बात ये है। दूसरी बात ये है हम उसको 26 तक मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं कि इससे कम ना जाए। वजह क्या है कि बर्ड ने अपनी बॉडी हीट को मेंटेन करना है, ठीक है। या तो हम उसको एनवायरनमेंट से दें या फिर उसके अगेंस्ट फीड को कंज्यूम करेगा। तो इस सूरत में आपकी एफसीआर पुअर रहेगी, क्योंकि वो अपनी बॉडी हीट पूरी करते करते फीड को ज्यादा कंज्यूम करेगा, पल तो जाएगा और अच्छा मिलेगा। एफसीआर भी देखिए, फीड भी बहुत महंगी है हमारे यहाँ, फ्यूल से फीड ज्यादा महंगी है। क्यों जी डॉक्टर? तो इसमें यही होता है कि आप या फ्यूल से करें या फीड से करें, जो सस्ती है उससे पूरा करें। वैसे इस रेंज तक हम रख सकते हैं। डॉक्टर साइड फैन का आपने बताया कि आमने सामने वाले 2 पंखे चलाने हैं, तो जब तीसरा पंखा ऐड करना है तो तीसरा अकेला चलाएं या 4 चलें? उस सूरत में बेहतर है कि 4 चलाएं, उसकी टाइमिंग कम हो जाए, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं रखना है आपने, ताकि वो प्रेशर एक जैसा रहे। जब वो अपना वेरिएबल आएंगे तो जाहिर प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। हाँ अगर एक साइड पे है तो फिर 3 चला लो। और भी क्वेश्चन? और वेंटिलेशन से हट के थोड़ा सा ट्रीटमेंट के हवाले से जी रेस्पिरेटरी कोर्स करवाना पड़ता है, एज ए प्रिकॉशन, वो करवाना चाहिए या नहीं? दूसरा ये है कि रेस्पिरेटरी कोर्स कब करवाना चाहिए, जब हमें फास्ट साइन एंड सिम्टम नजर आए या हम पूरी तरह एक्सपोज हो जाए तब हमें करवाना चाहिए? पहली बात यह है कि हम ये जो एहतियातन कोर्स या ये सब कुछ ये हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड पे जाएं तो पहली बात तो ये है कि आपके पास जो बर्ड्स हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये बर्ड्स जो हैं फलां डिजीज से फ्री हैं, वर्टिकली ट्रांसमिटेड डिजीजेज नहीं है। पहली बात, अगर हमें ये श्योर हो या हम बर्ड आया गया तो हम खुद उसकी स्क्रीनिंग करवा लें। फॉर एग्जांपल कि हमारा बर्ड माइकोप्लाज्मा फ्री है, हमारा बर्ड साल्मोनेला फ्री है, हमारा बर्ड आईबीएच फ्री है, फॉर एग्जांपल एडिनो फ्री है, रियो फ्री है, जो भी वर्टिकली ट्रांसमिटेड आते हैं। तो उस सूरत में अगर हमने अपनी ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और ये एयर फ्लो इसको मेंटेन किया है तो हमें किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। आमतौर पर शुरू की बात करो, जो हम पहले 3 दिन कोर्स करवाते हैं, तो जब हमें ये श्योर नहीं है और हमने स्क्रीनिंग नहीं करवाई तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा बर्ड साल्मोनेला भी पॉजिटिव है, एमजी तो नहीं, एमएस का हम कहेंगे एमएस पॉजिटिव है, क्योंकि अगर एमजी पॉजिटिव बर्ड होगा तो वो आपको पहले दिन ही एयरसिक्लाइटिस की साइन देगा। एमजी वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो एम्ब्रियो में भी एयरसिक्लाइटिस कर देता है। एमजी के लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है अगर वर्टिकली ट्रांसमिटेड है। हाँ एमएस के लिए आप कर सकते हैं। आप फिर उस सूरत में उसको एमएस और साल्मोनेला दोनों के लिए फोकस होकर ट्रीट करेंगे। तीसरा जो फैक्टर आता है वो है आपके उधर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उससे इक्वलाई के फैक्टर ज्यादा आते हैं हमेशा। तो तीसरा आप रिज्यूम करते हैं इसमें इक्वलाई भी है। तो ये 3 चीजें आप रिज्यूम करके उसका शुरू में एहतियातन कोर्स करवाते हैं, जो कि अगर हमारे पास स्क्रीनिंग है तो एक्चुअली वहाँ हमें प्रोबायोटिक्स देने चाहिए बजाय एंटीबायोटिक्स देने के। एक बात। दूसरी बात, जब हम बर्ड को फीडिंग जिस हिसाब से कर रहे होते हैं, बेबी फीडर्स में करते हैं या प्लेट्स में करते हैं, तो 10वें दिन के करीब जाके या 8 दिन के बाद हम उसको दूसरे जो प्रॉपर फीडर्स हैं उस पर शिफ्ट कर रहे होते हैं। उतने दिनों तक बर्ड का ये जो जितने भी बर्ड्स हैं इनका नेचुरल बिहेवियर है कि ये स्क्रैचिंग करके फीड लेते हैं। तो ये फोरेजिंग बिहेवियर, ये प्लेटों से फीड को बाहर निकालते हैं, लिटर मटेरियल पे गिरती है, थोड़ी नमी भी बढ़ रही होती है, ड्रॉपिंग भी आ रही होती है, और शुरू में हम उसकी स्टीयरिंग भी नहीं कर रहे होते लिटर मटेरियल की। तो उस सूरत में इसमें फंगस की ग्रोथ भी आ जाती है और 10 दिन से ऑनवर्ड बर्ड में सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम शुरू हो जाती है। जनरली आप देखें तो आपके बर्ड के जो नेल्स है उस पर अगर आपको लिटर मटेरियल खुश्क होकर लग गया नजर आ रहा है, टो बॉल्स टाइप नजर आ रही है, इट मींस आपके शर्ट में क्लॉस्ट्रीडियम शुरू हो गया। नहीं भी है तो 10वें दिन पे सब क्लिनिकल फॉर्म शुरू हो जाती है।
तो हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो आपको 10th डे पे क्लोस्ट्रीडियम का कोर्स लाजमी करवाना चाहिए। चाहे वो एंटीबायोटिक दें, आप प्रोबायोटिक्स देना चाहते हैं तो फिर उससे 5 दिन पहले से शुरू करवा दें, क्योंकि प्रोबायोटिक्स का इम्पैक्ट आते आते कम से कम 5 दिन लगते हैं आपकी। तो उसने आके अपनी रिसेप्टर्स को कैप्चर करना है, अपनी प्रोलिफरेशन करनी है और रिक्वायर्ड लेवल पे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को मेंटेन करना है, या उसने कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस करनी है, एसिड प्रोड्यूस करना है, जो भी 5 दिन चाहिए उसके। तो अगर नहीं है तो 10वें दिन पे आप क्लोस्ट्रीडियम का कोर्स लाजमी करवाएंगे। इसके बाद आपकी बात आ जाएगी अगर वर्टिकली ट्रांसमिटेड भी नहीं है, आपने पहले वीक में उसे नमी कम कर दी है, 45-50% में नमी पे लेके आए या एयर फ्लो ज़्यादा किया है, तो उन दोनों सूरतों में उसकी ट्रेकिया में ड्राइनेस भी होगी, डस्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, तो फिर आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि भाई प्रॉब्लम आएगा तो मैं देखूंगा। ये तो आपको पता होगा ना कि मैं फर्स्ट वीक में कितनी नमी मेंटेन की है। तो अगर वो ज़्यादा हुई है तो आपको ई कोलाई और H9 स्पेशली आप फोकस हो, तो इसके लिए कोई ना कोई लाजमी ट्रीटमेंट दें। उसके लिए रेस्पिरेटरी एसेंशियल ऑयल्स भी हो सकते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं हम मेंटाडीन का कोर्स करवाते हैं, एंड्रोमेंटाडीन का, तो बिल्कुल करवाना चाहिए। ऐसी सूरत में अगर आपके पीछे मेंटेनेंस नहीं हुई तो इंतजार ना करें। स्पेशली आपने जब वैक्सीन का बूस्टर शॉट देना है, एनडी की वैक्सीन स्पेशली, तो उससे पहले लाजमी करवाएं, वरना आपकी वो वैक्सीन रिएक्शन करेगी, क्योंकि पीछे से जो उस पर गुजरी है तो वैक्सीनल वायरस जाके उस पर इम्पैक्ट करेगा। आपने इंतजार नहीं करना, एहतियातन कोर्स करवाना ही करवाना। और पीछे से ये अगर प्रॉब्लम आए तो 18वें दिन पे जो हम जनरली माइकोप्लाज्मा या ईकोलाई का कोर्स करवाते हैं तो वो लाजमी करवाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, पीछे से मेंटेनेंस है, फिर आपको कोई इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर तो ये है कि आपको कोई थोड़ी बहुत साइन नजर आई तो शुरू कर दें। उसमें भी ये नहीं है कि एंड तक देखना है, तो उसके लिए पोस्टमार्टम रीजंस बाद में आएंगे। क्लिनिकल साइंस पे ही आप अपनी मेडिकेशन करें। बिल्कुल, आप अपनी हिस्ट्री चैट में हमारी क्या हिस्ट्री रही है और उसकी क्लिनिकल साइंस में और उसकी ड्रॉपिंग्स पे भी इवन आपको कुछ अंदाजा होना शुरू हो जाता है। बल्कि आप लोग शेड में ज्यादा रहते हैं और शेड में ही होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शेड में जो रहने वाले होते हैं उन्हें तो एयर की स्मेल से ही अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि यार ये जो है ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे ही होता है, आप इसको ज्यादा फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बर्ड की हरकतों से कनात, बर्ड की सिग्नल, बिल्कुल उसका बिहेवियर आप ज्यादा अच्छा देखते हैं। मैं भी बता रहा हूँ, इवन वही एक्सपीरियंस लोग उसकी स्मेल से ही कहते हैं जी इसकी स्मेल थोड़ी चेंज होगी, इसको फला प्रॉब्लम आ रहा है। ये एक्सपीरियंस होता है हमेशा, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है इसका, तो कभी भी अखीर नहीं देखनी चाहिए। तो वैसे मैं जनरली बताऊं कि हमारे यहाँ जिसको हम CRD कहते हैं, अमूमन CRD नहीं होती मोर देन 70% केसेस में। वो ORD होती है, इक्वलाई होती है, H9 हो सकती है, सोलन हेड सिंड्रोम हो सकता है, CRD नहीं होती। ये तो आपने तो टेस्ट भी इतने लगाए होंगे ना, तभी आप उसमें मोटी बात यह है कि देखें आपके पास भी कभी फ्लॉक ऐसा आ जाए जिसमें वर्टिकली ट्रांसमिटेड माइकोप्लाज्मा आए। आ जाएगा, हम सारे आते हैं। नहीं, वर्टिकली ट्रांसमिटेड में पहले दिन ही आपको एयरसिक्लाइटिस नजर आएगी और उसको आप देखें थ्रू आउट दी फ्लॉक वो बर्ड रिकवर नहीं करता। नहीं करता। आप उसको समझ लें टाइलोसिन के, टिलमाइकोसिन के, स्पेक्टिनोम में जो आपको अवेलेबल होती है सबके कोर्स करवाते हैं और एंड तक होते ही रहते हैं और वो ठीक नहीं होते। जिस फ्लॉक को आप ट्रीटमेंट दें और वो ठीक हो जाए, ये CRD नहीं हो सकती। माइकोप्लाज्मा को बदनाम ना करें। सर H9 के साइंस आ रहा है तो ब्रेक कर दिया जी जी, ये आप कंप्लीट कर। तो मैं बता दें कि मोस्टली हमारे यहाँ ORT आती है। ORT को अगर आप डायग्नोज करना चाहें तो शुरू में जब वो शुरू होगी तो आपको यूनिलेटरल एयरसिक्लाइटिस नजर आएगी, बाद में वो बाइलेटरल होगी। तो इसमें उसमें जो कैलिंग म्यूकस की या ड्राई म्यूकस की जो कम्युलेशन है निस्बतन ज्यादा होती है। वो एयर सैक्स टोटल एक साइड, वो राइट भी हो सकती है लेफ्ट भी। उसमें देखेंगे कि थोरेसिक एयर सैक्स, एब्डोमिनल एयर सैक्स सब में ही आपको शुरू से आखिर तक नजर आती है उसमें। वैसे कि योगर्ट लाइक मटेरियल ये भी आ सकता है, शुरू में थोड़ा वो ड्राई भी हो सकती है, बाद में वो बाइलेटरल होती है। अमूमन आपका तो इसको आप टेट्रासाइक्लिन से कवर कर सकते हैं, स्पेशली डॉक्सीसाइक्लिन जैसे हम कोर्स करवाते हैं और उससे बर्ड ठीक हो जाता है। अमोक्सिसिलिन भी इस पे इफेक्ट कर सकती है, इस पे क्विनोलॉज इफेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा रमजान, वो पूछो आप सवाल जो आप पहले दिन से बर्ड को भेजे थे सुप्रीम वाले, आपने कहा था कि इसमें एयर सैक्स भी थे। जी सर, वो सर अभी तक आपको तलाश कर रहे हैं। जी सर, वो डे फर्स्ट पे ना उसमें एक साइकोलाइटिस ज्यादा थी, ठीक है, और उसके नीचे फिब्रिनस मटेरियल भी था। पहले दिन का सर वो MG है, कंफर्म MG है, गाड़ियों में था पूरा भी। कंफर्म MG है, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ। कोई ऑर्गेनिज्म डे फर्स्ट पे नहीं कर सकता। MG कितना गया था उसमें लाग में?
याद है? वो सर एक हुआ इस तरह का था, जो एक शेड में वो डल गया था, दूसरे शेड में हमने वो नहीं डाला था, लेकिन जिस शेड में डाला था वो हमें 2 बार डबल इंजेक्शन हमें लगवाना पड़ा। तो वो बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ होगा, तो चलता रहता। क्योंकि ये FCR सर एंड पे ठीक है, लेकिन मोर्टेलिटी काफी है। इंट्रा सेलुलर है, ये खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। और डॉक्टर साहब पहले दिन ऐसे ज़्यादा होता है जैसे कोई बर्ड में एनडी के साइन आए हैं प्रिवेंटिव, वो भी डॉक्टर असर चेक किया। डे फर्स्ट पे वैसे एंटी नहीं आ सकती, वो क्या चीज़ है डॉक्टर प्रिवेंटिव? उसमें सोलन सा ग्रैंडोर पोर्शन के ऊपर रेड से उसमें ये हो सकता है कि वो जो सुल्फावनिन स्प्रे करते हैं उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए। हाँ, वो ये कहते थे कि हमसे ये गलती हुई है कि कुत्ते को जो देते हैं पहले देने फार्मलिन, उसकी वजह से हुआ कुछ। वो उसके ऊपर डोज हो जाए तो हो सकता है। हाँ, गिजर्ड इरोजन की बात करें तो गिजर्ड इरोजन उससे भी आ सकते हैं अगर बर्ड को स्टारवेशन हुई है। मसलन बर्ड 52 ग्राम का निकला है चूजा, ओल्ड ब्रीडर का सबको पता है, तो उसको अगर 2 दिन रख लें तो उसका वजन कम हो जाएगा। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है स्टारवेशन में। तो वैसे एनडी चूंकि वर्टिकली ट्रांसमिटेड नहीं हो सकती, अगर होगी तो एम्ब्रियो बचेगा ही नहीं, वो हैच ही नहीं होगा। तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम होनी है, तो बर्ड के आने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप वेंटिलेशन शुरू कर दें कम से कम भी। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके शेड में जो डिसइंफेक्टेंट आपने स्प्रे किया था उसके रेजिड्यूज निकल जाएंगे, और दूसरा ऑक्सीजन पूरी होगी। फ्रंट फैन पे तो फिर वो तो फिर जैसे आप कर रहे हैं वो सही है, उस पर तो फिर आप 0.5 करें, 0.2 करें, 3 करें, जो भी करें, लेकिन उससे आपकी कभी भी इक्वेशन पूरी नहीं होगी। और आपका टेम्परेचर पूरा करेंगे तो अमोनिया बढ़ जाएगी, और अमोनिया कम करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और अमोनिया ज्यादा होगा तो वो जो मैंने पहले आपको फिजियोलॉजी बताई है वो डिस्टर्ब होती रहेगी। तो पहला वही मकसद है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी सीजन में कौन सी वेंटिलेशन करनी है, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए हमें। साइड फैन अक्सर हम लगाते भी हैं तो उसे वैसे ही भेज देते हैं उतार के, कभी भी यूज नहीं करते, ऐसे ही होता है। वो कहते हैं हम इसको पता नहीं क्यों बनाया गया, ये तो कभी इस्तेमाल भी नहीं होते, है भी ऐसे, और हम फ्रंट फैन से कोशिश करते रहते हैं और ट्रेंड आया ही नहीं कभी। वेरिएबल तो साड़ी को नहीं है कि याद वेरिएबल लगा रही है, वेरिएबल फैंस फ्रंट पे भी लग सकते हैं, साइड पे भी लग सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है। वो तो आप मतलब पैड के करीब, वो तो आप पॉजिटिव प्रेशर के लिए लगाएंगे ना, नेगेटिव के लिए तो वो स्टैंडर्ड तो नहीं है, वो हम 3 लगा के वो भी नहीं चलाते अमूमन। सर इसमें और क्या डिस्कस करना है, इसमें और क्या डिस्कस करना है, ये तो कंप्लीट तकरीबन मेरी तरफ से हो चुका है। क्वेश्चनिंग कोई है तो पूछें। जी पिछले दिनों एक सेमिनार मैंने अटेंड किया, तो उसमें डीएमजी के सेमिनार फॉरनर आए थे, उन्होंने बताया जी, आप थे उसमें? नहीं, उन्होंने बताया जी कि आपके शेड में डिसइंफेक्शन मैटर करती है, लेकिन 80% रोल आपके शेड में वॉशिंग का, 20% रोल आपकी डिसइंफेक्शन। वॉशिंग का सिंपल रूल है एक, कि पहले जो ड्राई क्लीनिंग की है उसमें जितना भी मटेरियल निकाल दें, उसके बाद जो आपने वेट क्लीनिंग की है उसमें पहला स्टेप है सिंपल वाटर से वॉशिंग। उस वक्त तक करते रहें जब तक शेड से साफ पानी ना, फिर आपने कोई यूज किया है कोई सर्फेक्टेंट या उसमें कोई आप कह रहे हैं डिटर्जेंट यूज किया है या आपने कास्टिक सोडा यूज किया है, तो उसके बाद भी जो उसका टाइम है आप उसको वाइपर से या किसी झाड़ू से जैसे साफ करते हैं, उसके बाद फिर सिंपल वाटर से उसको साफ करें, धोते रहें जब तक साफ पानी ना आ जाए। ये इसका बेसिक रूल है। मैं करूँ ये जब तक साफ पानी ना आए, ये 2 स्टेप्स में ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। फिलहाल तो यही है, उसका इम्पैक्ट आ भी रहा है। वैसे डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, फ्लोरफेनिकॉल भी है उसमें, हम तो ये तो करते ही फ्लोरफेनिकॉल, तो और भी किसी को शेयर मिलना चाहिए। फिल्टाडॉन भी मैं
यूज करवाता हूँ उसका भी अच्छा इम्पैक्ट वो डिपेंड करता है। वेरिएशन 3% वाला फ्लोरोपेनिकॉल है जी। वो 4 महीने में आप कितना यूज करते हैं? 1 सीसी मैं इसको 30 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देता हूँ। ठीक है 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर केजी बॉडी इतना आ जाए इतना उतना आप 8 घंटे के पानी में दे देना है। वो डिपेंड करता है। वैसे मेरा तो ख्याल है कम से कम 12 घंटे के पानी में देना चाहिए, देना चाहिए। क्योंकि हाफ लाइफ अगर आप देखें तो कम से कम 12 घंटे में डिवाइड करना चाहिए। सर एक प्रॉब्लम आ गया है क्लोरोपेनिकॉल चलाई हमने तो बट सब लोग पॉजिटिव आया था वो ठीक हो गया 15 दिन में दोबारा से जो है ना हमें जरूरत पड़ेगी अभी इसको दोबारा फिर जो है टेम्परेचर हो रहा है बुखार हो रहा है टाइफाइड हो रहा है उसके साथ सब क्लिनिकल चल रही थी H9 फ्लोरोपेनिकॉल देंगे सर्दियों में परहेज नहीं करनी चाहिए थर्ड जनरेशन से। मैं वही कह रहा हूँ ये थर्ड जनरेशन नहीं है। फ्लोरोपेनिकॉल की एक फैमिली ये लेता है, क्लोरोपेनिकॉल, थायोपेनिकॉल, फ्लोरोपेनिकॉल। हाँ ये थायोपेनिकॉल का डेरिवेटिव है। आप ये कह रहे हैं आप जब इस तरह के कंप्रोमाइज इश्यूज आ रहे हो तो मैंने पहले बताया आपको इस फैमिली से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बोन मैरो पे जाके इफेक्ट करेगी। बोन मैरो से ही आपके सारे ब्लड सेल्स बनने हैं, तो जाहिर है लिम्फोसाइट्स जो वो भी ब्लड सेल्स हैं जो इम्यूनिटी में बी सेल और टी सेल्स हैं, उनकी मिकदार भी वहाँ से कम हो जाएगी क्योंकि स्टेम सेल्स तो वहाँ से आने हैं। तो उस सूरत में आप डिफरेंट ऑप्शन में जा सकते हैं। आपके पास फॉस्फोमाइसिन एक ऐसी मेडिसिन जो इस पर इम्पैक्ट कर सकती है, फिल्टाडोन इस पर इम्पैक्ट कर सकता है, ट्राइबरसन वाला फार्मूला जो है वो इस पर इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर इंजेक्टेबल में जाएँ तो सेफ्टिकर सोडियम है, जेंटामाइसिन है। जेंटामाइसिन फिर ये है कि थोड़ा नेफ्रोटॉक्सिक है, तो लेकिन जो सीवियर केसेस है वो इसे ठीक होते हैं। और एक जो वर्टिकली ट्रांसमिटेड है या जो भी, उसमें मैंने ये देखा कि अगर एक दो एंटीबायोटिक चलाई है उसके बाद आप कोई ऐसे अपना ऑर्गेनिक एसिड दें जैसे बुटारिक एसिड ग्लिसराइड्स वो चलते रहें और साथ उसको कोई प्रोबायोटिक्स दें तो वो कवरेज रहती है उसमें। इकोलाई पे भी सामने लगी थी। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन में ये है कि आप उसको बैक्टीरियोफेजेस भी मैंने यूज़ करवाए हैं, तो साल्मोनेला के अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस का रिजल्ट निस्बतन अच्छा मिला है। इकोलाई पे इतना अच्छा नहीं मिला मुझे, लेकिन बैक्टीरियोफेजेस के लिए ये है कि एक्चुअली वो आपके जिस एरिया में यूज़ कर रहे हैं उसी एरिया से आइसोलेट हो, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा वरना कम होता है। लेकिन तो एसओ में अल्टरनेट सोर्सेज में आप ब्यूटारिक एसिड विद ग्लिसराइड्स को विद गुड इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और फास्फोमाइसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। क्विनोलॉन्स पे खैर सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैन है पोल्ट्री में, लेकिन अभी भी अंडर द टेबल चल रही है और उसका भी साल्मोनेला में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज तो उसमें भी सिप्रो नहीं देते, उसका ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। क्लिनिकल साइन पे हम बढ़ा जाते हैं, हम फॉर्म कर रहे हैं बट वैसे ठीक है, फीडिंग टेस्ट ठीक है, अब डॉक्टर ब्रीथिंग कर रहा है उसकी वेंटिलेशन पे हम फौरी उसमें तब्दीली करवाते हैं। क्या ये एब्डोमिनल ब्रीथिंग दो तरह की है, ठीक है, एक तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग है कि उसकी मिसेंट्री क्लियर नहीं है, ठीक है, तब आ गई, या आपने बर्ड पकड़ा उसकी लंग्स बॉटल थे साइडों से आपको वाइब्रेशन आ रही है, ठीक। इस केस में वेंटिलेशन से ही प्लस माइनस करना चाहिए, 2 दिन इंतजार करके एंटीबायोटिक या प्लस फौरी तौर पर। पहली बात तो ये है कि जब वो मतलब बर्ड का अगर आप रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी देखें तो इसके जो फेफड़े हैं वो फिक्स है। हमारे जो डायफ्राम है हमारे फेफड़े ऊपर नीचे इसके नहीं होते, इसका ये डायफ्राम वाला काम एयर सैक्स करती है। एब्डोमिनल में आ रहा है तो इसका मतलब है उसकी एयर सैक्स में कोई इशू शुरू हो गया है, या अगर वो इस तरह जोर लगा के कर रहा है तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पूरे में कहीं ना कहीं को ब्लॉकेज शुरू हो गई है। जोर नहीं लगा, सिर्फ एब्डोमिनल। एब्डोमिनल है तो वो मेरा ख्याल है कि वो एयर सैक्स पे इफेक्ट शुरू हो रहा है उसका, एब्डोमिनल है सर, एब्डोमिनल पे या जिस पे भी। तो उस वक्त फिर आप उसको बेशक उसकी जो आप ये कह रहे हैं कि चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंजेस या वेंटिलेशन चेंजेस ये लाजमी करें, और फिर भी उसमें अगर ज़्यादा उसमें जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि एंटीबायोटिक कोर्स वहाँ उसे करा देना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ब्रायलर की लाइफ जो है वो आवर्स में है, आप इंतजार नहीं कर सकते ज़्यादा, बेहतर है करवा लें।